ध्यान केंद्रित करने और आलस को दूर करने के लिए बना कैप्सूल एक तानाशाह, एक सिविल वॉर और एक अवैध कारोबार का ईंधन बन गया है। ये कहानी कैप्टागॉन की है। 1961 में जर्मन कंपनी डिगूसा ने इसको बनाकर बेचना शुरू किया था, फोकस रखने और नींद के बाद की थकावट खत्म करने के लिए। शुरुआती 25 वर्षों तक इसका दवा के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। उसके बाद सारा खेल एकदम से पलट गया। 1980 के दशक में अरब देशों में इसकी खपत अचानक बढ़ने लगी। पता चला इस कैप्सूल का इस्तेमाल लोग थोक के भाव में कर रहे हैं, वे इसको हाई रहने के लिए ले रहे थे। कैप्टागॉन नशे का साधन बन चुका था। और फिर आया 1986 का साल। अधिकतर देशों ने इस पर बैन लगा दिया। लीगली ये मार्केट में उपलब्ध नहीं था, लेकिन आदी हो चुके लोगों को किसी भी तरह ये चाहिए था। वे मुंह मांगी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। खाली मार्केट और बेशुमार पैसा देखकर हिजबुल्लाह ने हाथ आजमाया। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है। उसने कैप्टागॉन के मूल रूप में थोड़ा सा बदलाव कर उसे बेचा। जल्द ही मिडिल ईस्ट के देश इसकी चपेट में आ चुके थे। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ क्रांति हुई। जल्द ये सिविल वॉर में तब्दील हो गई। अराजकता फैली तो ड्रग स्मगलर्स को पैर पसारने का मौका मिला। मोर्चे पर तैनात सैनिकों में कैप्टागॉन काफी पॉपुलर था। वे कथित तौर पर डर भगाने के लिए इसको निगल रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, असद सरकार और उनके करीबियों पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ने लगे, पैसे की किल्लत होने लगी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कैप्टागॉन पर ध्यान लगाया। उनके पास सारे संसाधन उपलब्ध थे, मसलन ड्रग बनाने का सामान, एक्सपर्ट्स, फैक्ट्रीज, बंदरगाह और तस्करी का पुराना रूट, और सबसे अहम चीज, उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव नहीं था। कुछ ही समय में सीरिया दुनिया भर में स्मगल हो रहे 80% से अधिक कैप्टागॉन बना रहा था। दिसंबर 2021 की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2021 में अफ्रीका, एशिया और यूरोप में कैप्टागॉन की 25 करोड़ से अधिक गोलियां बरामद हुई। इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में थी। ये वो आंकड़ा था जिसमें नशीले कैप्सूल को जब्त किया जा सका। इससे कई गुना अधिक गोलियां बाजार में बिक चुकी थी। शुरुआत से इस धंधे से राष्ट्रपति असद के सबसे करीबी लोगों का नाम जुड़ने लगा था। अब बीबीसी, अरेबिक और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करने वाली संस्था OCCRP ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स और दस्तावेजों की स्टडी कर खुलासा किया है। इसमें सामने आया है कि इस धंधे के तार बशर अल असद के सगे भाई और सीरियन आर्मी के कई बड़े अधिकारियों से जुड़े हैं। तो आज हम बताएंगे बीबीसी, अरेबिक और OCCRP की रिपोर्ट में और क्या क्या पता चला है और निरंकुश सरकारों के शासन में ड्रग्स का बिजनेस इतना फलता फूलता कैसे है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि फ्रांस में दंगा क्यों भड़का, PM के चक्कर में हॉलीवुड प्रोड्यूसर क्यों फंसा और रूस में विद्रोह के बाद अब क्या नया बवाल हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी ड्रग्स की राजनीति की। पहले कैप्टागॉन के बारे में जान लेते हैं। ये फेनिथिलीन का एक ब्रांड नेम है, यानी दवा की दुकानों पर ये कैप्टागॉन के नाम से मिलता है। इसको बनाने में अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। 1961 में वेस्ट जर्मनी में इसका इजाद हुआ। डॉक्टर्स इससे डिप्रेशन और ख़राब नींद के शिकार लोगों का इलाज करते थे। फिर 1986 में इस पर बैन लगा। अरब देशों में इसकी मांग थी, इसलिए बैन के समय बचे स्टॉक को बुल्गारिया के रास्ते मिडिल ईस्ट भेज दिया गया। वहाँ इसे हाथों हाथ दिया गया नशे के तौर पर। डिमांड बढ़ती चली गई। कुछ समय के लिए बुल्गारिया ने डिमांड पूरी की, फिर सरकार की कार्रवाई हुई, कैप्टागॉन का प्रोडक्शन रुक गया। इसी बीच सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ। सिविल वॉर में इसकी खपत और ज़्यादा बढ़ी। जो कैप्टागॉन अवैध तरीके से बन रहा है, उसका फॉर्मूला असली दवा से काफ़ी बदल चुका है। अब इसमें नशा तेज़ करने वाले केमिकल्स का अनुपात ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा नशा, उतनी अधिक कीमत। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक मार्केट में कैप्टागॉन की एक गोली 80 से लेकर 1100 रुपए तक की मिलती है। कम कीमत और आसान उपलब्धता के चलते इसे गरीबों का कोकेन भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि कैप्टागॉन शरीर में क्या करता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कफा रिहैबिलिटेशन सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर गसन अस्फोन ने अरब न्यूज़ को बताया, ये नर्वस सिस्टम को तेज़ी से काम करने के लिए मजबूर करता है। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इसे लेने से बढ़ जाती है। कैप्सूल का प्रभाव रहने तक दिमाग तेज़ी से काम करता है। इंसान को मति भ्रम हो जाता है। उस समय आप अच्छा बुरा सोचने के काबिल नहीं रह जाते। लॉन्ग टर्म में इसके इस्तेमाल से याददाश्त जा सकती है, दौरा पड़ सकता है और नर्वस सिस्टम भी खराब हो सकता है। लिवर और किडनी के फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैप्टागॉन लेने वाले लोग कौन हैं?
लगभग हर धड़े से लोग आते हैं। इनमें स्टूडेंट से लेकर पार्टी जाने वाले और ट्रक ड्राइवर्स तक शामिल हैं। मोर्चे पर तैनात सैनिक भी बाहरी दुनिया से खुद को अलग रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रक ड्राइवर्स देर तक जगह रहने के लिए इसे लेते हैं। पार्टी करने वाले मज़े के लिए इसको खाते हैं। नशे का ये कारोबार उन इलाकों में अधिक फल फूल रहा है जहाँ पर कानून व्यवस्था लचर है या लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, जैसे रेफ्यूजी कैंप्स और झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्तियां। इसके अलावा आतंकी संगठन इसके जरिए लोगों को बरगलाते हैं। वे अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को इसका आदी बनाते हैं। आईएसआईएस के चंगुल से भागे कुछ आतंकियों ने मीडिया को बताया था कि आत्मघाती हमलावरों को हमले से पहले कैप्टागॉन खिलाया जाता है ताकि उनके मन में पीछे हटने का ख्याल ना आए। और ये बिजनेस कितना बड़ा है। अलग अलग दावों में सीरिया के कैप्टागॉन कारोबार की कीमत 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के सीरियाई कैप्टागॉन जब्त किए गए थे। ये जब्ती मिडिल ईस्ट से लेकर सूडान, मलेशिया, इटली और नाइजीरिया जैसे देशों में भी हुई थी। दावा किया जाता है कि ये कुल कारोबार का 5 से 10% ही था। यूके सरकार अपनी रिपोर्ट में इस बिजनेस की कीमत 5 लाख करोड़ रुपए बताती है। ये सीरिया के कुल बजट से कई गुना ज्यादा है। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सीरिया में 90% विदेशी मुद्रा कैप्टागॉन से आती है। ये बिजनेस इतना फल फूल कैसे रहा है? गौर से अगर इसे देखें तो इसकी 2 बड़ी वजहें नजर आती हैं। नंबर 1, बनाने में आसानी। कैप्टागॉन बनाना और बेचना आसान है। ड्रग तस्करों का कहना है कि इसको पुरानी वॉशिंग मशीन और अवन से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए लंबी चौड़ी फैक्ट्रियां खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सीरिया में बनने वाला कैप्टागॉन मुख्य तौर पर अरब देशों में बेचा जाता है। अधिकतर अरब देश आर्थिक संकट या आंतरिक विद्रोह से जूझ रहे हैं। वहाँ खरीदार भी आसानी से मिल जाते हैं और इसकी ठीक से निगरानी भी नहीं होती। नंबर 2, सरकार का सपोर्ट। सीरिया सरकार के लिए कैप्टागॉन पैसा कमाने के साथ साथ डिप्लोमेटिक लाभ लेने का जरिया बन चुका है। बैकडोर से सरकार इस कारोबार को सपोर्ट करती है। सीरियन आर्मी की 4th डिवीजन को इसका सूत्रधार बताया जाता है। इस डिवीजन की कमान बशर अल असद के छोटे भाई मेहर अल असद के पास है। आरोप ये भी है कि हिजबुल्लाह सप्लाई का काम देखती है। हिजबुल्लाह सीरिया के सिविल वॉर में असद सरकार की मदद कर रही है। सीरिया सरकार को इससे फायदा क्या क्या है, इस पर भी बात करते हैं। एक तो उन्हें आसानी से पैसा मिल रहा है, दूसरा ड्रग्स की तस्करी रोकने के नाम पर उन्हें अटेंशन भी मिल रहा है। हाल ही में सीरिया को अरब लीग में वापस लिया गया। कई देश सीरिया से संबंध जोड़ने की कवायद भी बढ़ा रहे हैं। इन गतिविधियों की जड़ में कैप्टागॉन भी है। सीरिया के पड़ोसी देश इस पर लगाम कसने की मांग कर रहे हैं। इसने असद सरकार को अपनी अहमियत साबित करने का मौका दिया है। उन्होंने कोशिश भी की है। अरब लीग में शामिल होने के अगले ही दिन सीरिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक मरई अल रमदान मारा गया। वॉर मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक उसे जॉर्डन ने मारा। रमदान जॉर्डन में कैप्टागॉन भेजने में सबसे आगे था। और अब सबसे ज़रूरी सवाल, हम आज सीरिया के इस ड्रग बिजनेस की कहानी आपको सुना क्यों रहे हैं? जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया, BBC अरेबिक और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP ने सीरिया के कैप्टागॉन कारोबार से जुड़े कुछ राज खोले हैं। उन्होंने 1 साल तक दस्तावेज और व्हाट्सएप चैट्स खंगाले, अधिकारियों के साथ छापेमारी पर गए और करीब से इस पूरे बिजनेस को उन्होंने देखा। उनकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सीरिया के राष्ट्रपति का भाई सीरियाई सेना के बड़े अधिकारी और हिजबुल्लाह कैप्टागॉन के बिजनेस में लिप्त हैं और ये बिजनेस अब एशिया के अलावा यूरोप और अफ्रीका में भी फैल रहा है। और क्या क्या पता चला, 5 पॉइंट्स में आपको सब कुछ बता देते हैं। नंबर 1, कई सीरियाई सैनिक कम सैलरी की वजह से इस धंधे में उतरे और फिर उसका हिस्सा बनकर रह गए। नंबर 2, हिजबुल्लाह लंबे समय से इस ड्रग ट्रैफिकिंग में लिप्त है लेकिन वो खुद को फ्रंट में नहीं रखती। नंबर 3, कैप्टागॉन बिजनेस को सीरियन आर्मी की 4th डिवीजन चलाती है। सेना के एलीट फोर्स है। इसे पूरे मुल्क में किसी भी चेक पॉइंट पर बिना चेकिंग के निकलने का अधिकार मिला है। 2018 से इसकी कमान राष्ट्रपति के छोटे भाई मेहर अल असद के पास है। पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। वो आम लोगों पर केमिकल हमले कराने का भी आरोपी है। नंबर 4, इस बिजनेस के तार लेबनान से भी जुड़े हुए हैं। 2021 में मलेशिया में लगभग 10 करोड़ कैप्टागॉन की गोलियां बरामद हुई थी। इनकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए बताई गई। इन्हें मलेशिया के रास्ते सऊदी अरब भेजा जा रहा था। इस मामले में लेबनान पुलिस ने हसन डकाऊ को गिरफ्तार किया था। हसन के पास सीरिया और लेबनान दोनों देशों की नागरिकता थी और वो इस बिजनेस में इतना बड़ा बन चुका था कि उसे कैप्टागॉन का राजा कहा जाता था। अदालत की कार्रवाई में उसने कबूला कि वो सीरियाई सेना के 4th डिवीजन के साथ डील कर रहा था। अदालत ने उसे दोषी करार दिया, हालांकि सीरिया की संलिप्तता पर कोई टिप्पणी नहीं की।
बीबीसी ने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल भी की। पता चला कि कारोबार के दौरान हसन ने सीरिया में बॉस को कई व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे थे। ये नंबर मेजर जनरल हसन बिलाल का बताया जा रहा है। वो 4th डिवीजन में मेहर अल असद का नंबर 2 है। और नंबर 5, बीबीसी की रिपोर्ट में जानकारों ने दावा किया है कि सीरिया की अर्थव्यवस्था कैप्टागॉन के कारोबार पर टिकी हुई है। अगर उस कड़ी को दबा दिया गया तो असद सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आपने सीरिया की कहानी सुनी, लेकिन पूरी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, यहाँ तक सीमित नहीं है। इस गेम में लगभग सभी देश शामिल रहे हैं। 20वीं सदी में अमेरिका ने ड्रग्स के बिजनेस का इस्तेमाल कई देशों में अपने पसंद की सरकार बिठाने के लिए किया। तानाशाही शासन वाले देशों में ड्रग्स सरकार की कमाई का साधन बना। सिविल वॉर से ग्रस्त देशों में आतंकी संगठनों ने इससे फायदा उठाया। जहां कहीं भी ड्रग्स का कारोबार फला फूला, वहां लोकतंत्र खतरे में पड़ा या गायब कर दिया गया। कुछ उदाहरण हम आपको दे देते हैं। एक कहानी मैनुअल नोरिएगा की है। वो पनामा में पैदा हुआ था। पनामा सेंट्रल और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। पनामा नहर से दुनिया के कुल कारोबार का 5% हिस्सा गुजरता है। इसलिए लंबे समय तक अमेरिका ने सैन्य अड्डों के जरिए इस पर नियंत्रण रखा। फिर आया 1960 का दशक। कोल्ड वॉर चरम पर था। अमेरिका के पड़ोस में कम्युनिज्म फैलने का खतरा बढ़ रहा था। तब उसने एक तरकीब निकाली। अमेरिका ने साउथ अमेरिकी देशों से कुछ नौजवान चुने, उन्हें अपने यहाँ ट्रेनिंग दी। ये आगे चलकर अपने अपने देशों में सेना और सरकार के बड़े पदों पर बैठे। कुछ लड़के कुख्यात तानाशाह भी बने, उनमें से एक नोरिएगा भी था। 1968 में वो पनामा की मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ बना। दूसरी तरफ वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का खबरी भी था। नोरिएगा ने जल्द ही सेना और सरकार पर कंट्रोल कर लिया। फिर वो ड्रग तस्करी का लॉन्च पैड चलाने लगा। इसके बदले में वो तस्करों से पैसा लेता था। इस बारे में CIA को पूरा पता था। 1976 में वो CIA के मुखिया जॉर्ज बुश सीनियर से मिलने भी गया था। 1983 में नोरिएगा पनामा का सुप्रीम लीडर बन गया। उस समय भी अमेरिका ने आंख मूंदे रखी। फिर 1989 में जॉर्ज बुश सीनियर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। पहले ही भाषण में बोले, हम ड्रग्स के खिलाफ जंग शुरू कर रहे हैं। उस समय तक कोल्ड वॉर खात्मे की तरफ बढ़ गया था। अमेरिका को नोरिएगा की उतनी ज़रूरत नहीं थी, वो उनके लिए बोझ बनता जा रहा था। इससे पहले वो 1976 में नोरिएगा से मीटिंग की बात से भी इनकार कर चुके थे। दिसंबर 1989 में उनके आदेश पर US आर्मी ने पनामा में ऑपरेशन चलाया। नोरिएगा को पकड़कर लाए। उसे 40 बरसों की जेल की सज़ा हुई। बीच में ही उसे फ्रांस भेजा गया। फिर कुछ समय के लिए पनामा की जेल में रखा गया। 2017 में जेल में ही उसकी मौत भी हो गई। अगला उदाहरण है नॉर्थ कोरिया का। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में नॉर्थ कोरिया के एक पूर्व सीक्रेट अधिकारी किम कुंग-सोंग ने अंदर की एक कहानी बताई थी। कुंग-सोंग 90 के दशक में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। एक दिन उनके पास आदेश आया, चिट्ठी की शक्ल में। आदेश था कि सुप्रीम लीडर के लिए रिवोल्यूशनरी फंड बढ़ाओ। इसके बाद कुंग-सोंग विदेश गए। वहां से वे 3 लोगों के साथ वापस आए। ये लोग क्रिस्टल मेथ नामक ड्रग बनाने में माहिर थे। फिर वर्कर्स पार्टी के एक दफ्तर में मेथ की फैक्ट्री डाली गई। ड्रग्स बनाकर बाहर के देशों में बेचा गया और फिर उससे मिले पैसे सुप्रीम लीडर के हवाले कर दिए गए। नॉर्थ कोरिया की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से आता है। एक उदाहरण तालिबान का भी है। 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के मूल में ड्रग्स की खेती भी थी। जब तालिबान को सत्ता से बाहर किया गया तब अफीम की खेती अचानक से बढ़ गई थी। गठबंधन सेनाओं को कई बड़े ऑपरेशंस चलाने पड़े थे। हालांकि वे कभी पूरी तरह से इसे खत्म नहीं कर पाए। दावा किया जाता है कि इसी पैसे से तालिबान ने अपना वर्चस्व वापस हासिल किया। और एक आखिरी उदाहरण पर नजर डालते हैं। 26 जून को म्यांमार में सरकार ने लगभग 4000 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स जला दिए। हालांकि ये कुल प्रोडक्शन का एक हिस्सा भर था। कहा जा रहा है कि दिखावे के लिए किया गया। UN की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में म्यांमार की 99,000 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती होती है। फरवरी 2021 में तख्ता पलट के बाद इसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक इसे मिलिट्री हुंटा का समर्थन मिला हुआ है। तस्करों को ये पता है कि उन्हें कोई नहीं टोकेगा। वहीं मिलिट्री हुंटा का कहना है कि ड्रग्स के बिजनेस में विद्रोही गुट शामिल हैं, वे शांति नहीं चाहते। और ये कुछ उदाहरण भर हैं। कोलंबिया, मेक्सिको, होंडुरास समेत कई देशों में ड्रग्स पैसे और पावर का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। ये लोकतंत्र, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन चुका है। अगर जिम्मेदार संस्थाओं और सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपकी इस मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी फ्रांस से।
फ्रांस में 17 साल के एक लड़के की मौत के बाद दंगा हो रहा है। दरअसल 27 जून को राजधानी पेरिस के एक कस्बे नूते में पुलिस वालों ने नायलम को गोली मार दी। वो अपनी कार में 2 और लोगों के साथ जा रहा था। इसी दौरान उसे पुलिस ने रोका और थोड़ी देर बाद हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि नायल ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा था, वो रुकने के लिए भी तैयार नहीं था। हालांकि वीडियो फुटेज में कुछ और ही कहानी सामने आई है। इसे फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी AFP ने भी वेरीफाई किया है। वीडियो में एक पुलिस वाला ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति पर बंदूक ताने दिखता है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में एक व्यक्ति तुम्हारे सिर पर गोली मार दी जाएगी कहता सुनाई दे रहा है, लेकिन ये कह कौन रहा है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। जिस तरह से नए सबूत और दावे आ रहे हैं, मामला गंभीर हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस घटना पर शोक प्रकट किया, बोले इसकी माफी नहीं मिल सकती। अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक पुलिस वाले को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। आशंका है कि प्रोटेस्ट और बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए हजारों पुलिस वालों को पेरिस में तैनात किया गया है। दूसरी सुर्खी इजराइल से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नई मुसीबत में फंस गए हैं। हॉलीवुड प्रोड्यूसर एनॉन मिल्चन ने जेरूसलम की अदालत में कहा कि उन्होंने नेतन्याहू और उनकी पत्नी को महंगी शराबें और सिगार गिफ्ट में दिए। इसके बदले नेतन्याहू ने उनके अमेरिका वीजा की टाइमिंग बढ़ाने और टैक्स में छूट लेने में मदद की। मिल्चन वीडियो लिंक के जरिए अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बने थे। मिल्चन ने यह भी बताया कि नेतन्याहू को सिगार के साइज और उनकी पत्नी को शैंपेन की क्वालिटी से कुछ समस्याएं थीं। मिल्चन कौन है? वे प्रिटी विमेन, LA कॉन्फिडेंशियल, बोहेमियन रैप्सोडी और 12 Years a Slave जैसी चर्चित फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं। मिल्चन इजरायली नागरिक हैं, फिलहाल UK में रहते हैं। उनकी दौलत अरबों में बताई जाती है। 1960 के दशक से हथियारों की डील्स कर रहे हैं। मिल्चन ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ भी काम किया है। मिल्चन ने कोर्ट में कहा कि नेतन्याहू मेरे भाई जैसे हैं। नेतन्याहू अदालत की कार्रवाई में खुद पहुंचे थे। मिल्चन ने उनको देखकर सलाम भी किया। प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि नेतन्याहू ने 2011 से 2016 के बीच मिल्चन और एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से लगभग 6 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स लिए। मिल्चन का कहना है कि तोहफे देना एक रूटीन सा बन गया था। एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो सामने से सिगार और शैंपेन के बारे में पूछ लेते थे। इस मामले को केस 1000 के नाम से जाना जाता है। ये जांच 2016 में शुरू हुई थी। 2019 में कोर्ट में इसकी कार्रवाई शुरू हुई। 2021 में जब नेतन्याहू की सरकार गई तब इस केस को भी अहम कारण बताया गया। दिसंबर 2022 में वो 6ठी बार प्रधानमंत्री बने। तब से नेतन्याहू न्यायपालिका की शक्तियां घटाने के लिए बिल लाने पर आमादा हैं। इसके खिलाफ इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि कुर्सी बचाने के लिए वो न्यायपालिका को कमजोर करना चाहते हैं। नेतन्याहू सभी आरोपों से इनकार करते हैं। अब आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी रूस से। हमने दुनियादारी के पिछले एपिसोड्स में वैगनर ग्रुप की बगावत की पूरी कहानी आपको सुनाई है। आप देखना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल हम इस मामले की अपडेट्स जान लेते हैं। विद्रोह के 3 दिन बाद वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का पता मिल गया है। प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि 27 जून की सुबह प्रिगोजिन का विमान बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में उतरा। हालांकि उसमें उसके होने की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इस बीच लुकाशेंको ने एक और बड़ा दावा किया है। कहा कि मेरे कहने पर प्रिगोजिन की जान बख्शी गई। पुतिन उसकी हत्या कराना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर उसे मार दिया तो हम कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। 27 जून को एक और बड़ा खुलासा हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वैगनर को पिछले 1 बरस में लगभग 8000 करोड़ रुपए दिए गए। इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हुआ, अब इसकी जांच कराई जाएगी। समझा जा रहा है कि वैगनर को पूरी तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में ले लिया जाएगा। बगावत के बाद वैगनर लड़ाकों को बेलारूस जाने का ऑप्शन दिया गया था, कई गए भी। इसके कारण नेटो की चिंता बढ़ गई। बेलारूस की सीमा नेटो के कई सदस्य देशों से लगती है। अब नेटो ने कहा कि हम किसी भी खतरे से बचने के लिए तैयार हैं और हम तैयार हैं विदा लेने के लिए। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।